जी बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि हमने अपनी तरतीब में कहा था कि हम उसको दूसरे नंबर पे अटैम्प्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी इसको पढ़ा था, लेकिन चलें दोबारा देख लेते हैं। क्या कह रहा है जी? एबीसी का सवाल है और कह रहा है कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 10 नंबर का सवाल है। तो बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, कह रहा है जो हर प्रोडक्ट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप बताएं एबीसी लगाने से पहले और उसके बाद। यानी एबीसी से पहले कोई मतलब आप कोई ट्रेडिशनल वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स को यूज़ करते हुए कॉस्टिंग कर रहे होगे और उसी ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होगे। बहरहाल इसका डाटा पढ़ते हैं जी। क्या कह रहा है? SPL is engaged in the production of three products J, K and L. Following is the extract from its latest एनुअल मैनेजमेंट अकाउंट्स। तो सर 3 प्रोडक्ट्स हैं। ये जो आपका जो लेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स है उससे उसने एक्सट्रैक्ट शेयर किया हुआ है। सबसे पहले तीनों प्रोडक्ट्स के उसने आपसे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, यानी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वही बिक भी रहे हैं, वो यूनिट्स उसने आपसे शेयर कर दिए, टोटल दे दिया। और फिर सारे अखराजात, आई थिंक सो ये सारे ही खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारे के सारे आपके प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। और फिर एंड पे सेल्स ओवरहेड्स, यानी सारे के सारे रफली कह सकते हैं कि जो हमारे मोटे मोटे अखराजात होते हैं प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन के, वो उसने दे दिए हैं। हाँ, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जैसे एडमिन वगैरह है, वो ऐसा उसने नहीं दिया हुआ। तो बहरहाल प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल्स ओवरहेड्स ये उसने आपको टोटल प्रोवाइड कर दिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज भी और टोटल भी करके दे दिए। अच्छा, अब ज़रा कहानी बताने लगा कि ट्रेडिशनली हम क्या कर रहे थे और शायद ये बताएगा कि हम एबीसी की तरफ जाना चाह रहे हैं। ट्रेडिशनली एसपीएल हैज़ एलोकेटेड इट्स फैक्ट्री एंड सेल्स ओवरहेड्स on the basis of labor hours and sales volume respectively. Okay. However, SPL is currently considering the use of activity-based costing for a more accurate allocation of expenses. Following data has been collected in this regard. Okay. 3 प्रोडक्ट्स, तीनों के तीनों की सेल प्राइसेस भी अवेलेबल कर दी पर यूनिट। इसके अलावा मशीन आवर्स पर यूनिट, तीनों प्रोडक्ट्स में पर यूनिट कितने मशीन आवर्स इस्तेमाल होते हैं बता दिए। बैच साइज़, यानी कि ये बैचेस में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते होंगे तो हर बैच में कितने यूनिट्स होते हैं हर प्रोडक्ट के, जे, के और एल के, वो उसने बता दिए। फिर एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर, यानी कि जब कस्टमर से कोई सेल ऑर्डर आता है तो हर ऑर्डर की एवरेज अमाउंट कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, यानी कि कह सकते हैं सेल रेवेन्यू पर ऑर्डर भी आप इसको कह सकते हो। तो ये सर उसने आपको डाटा दे दी है। और देखें ब्रेकअप ऑफ ओवरहेड्स, ये जो ऊपर तुम्हें ओवरहेड्स नज़र आ रहे हैं ये फैक्ट्री ओवरहेड्स और सेल्स ओवरहेड्स, तो इसका उसने फर्दर ब्रेकअप प्रोवाइड किया हुआ है। मैं अभी इसके ऊपर ना एक कंक्लूसिव सी डिस्कशन भी आपके साथ करूंगा जिसमें हल्का सा रिफ्रेश भी कर दूंगा एबीसी को। तो बेटा ये देखो, ओवरहेड्स के उसने ब्रेकअप दे दिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें क्या क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, सेटअप कॉस्ट है, फ्यूल एंड पावर है, अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक हो गया। तो ये आपका टोटल देखें बन रहा है 184। इट इज़ द सेम वैल्यू एज प्रेजेंटेड अबव। ये देखिए 184 है और इंडिविजुअली अगर एग्रीगेट करेंगे तो तब भी मामला यही बनता है। अच्छा, इसके अलावा इसी तरह से जो सेल्स ओवरहेड्स हैं इसके अंदर क्या क्या अखराजात हैं वो भी उसने बता दिए कि एक तो सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, फिर डिलीवरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, फिर सेल्स के ऊपर कमीशन है और फिर अदर फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड्स। ठीक है, यानी दोनों में फैक्ट्री ओवरहेड्स और सेल्स ओवरहेड्स दोनों में कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं। और नीचे उसने मेरा ख्याल है शायद अदर एक्सपेंसेस की डिटेल दी हुई है। कह रहा है द अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड अदर फिक्स्ड sales overheads accumulate from various minor expenses. Therefore, the cost accountant advised allocating them according to machine hours. Okay, तो सर ये जो other expenses हैं भले वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हों या फिक्स्ड सेल ओवरहेड्स हों, इन्होंने सर एलोकेट होना है बेस्ड ऑन मशीन और ये उसने बता दिए गए माइनर एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके लिए कह लें एक्टिविटी ड्राइवर आपका क्या है? मशीन आवर्स। ठीक हो गया। तो सर वैसे मैं आपको बता दूं कि एबीसी कॉस्टिंग जैसा कि आप जानते हो कि ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन का, और सारी ओवरहेड्स टोटल इसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कवर हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे सेल्स ओवरहेड्स हैं। तो ये कुछ फ़र्क नहीं है, एब्जॉर्प्शन का तरीका वही है लेकिन ये थोड़ा डिटेल्ड है। ये ज़्यादा ड्रिल डाउन करके ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने की बात करता है। ये कहता है कि यार बजाय इसके कि आप ट्रेडिशनल वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स यूज़ करें, जैसे आपको पता है कि लेबर आवर्स होते हैं आमतौर पे, मशीन आवर्स यूज़ हो रहे होते हैं एज एन एक्टिविटी ड्राइवर, आपने ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है ना? तो यही वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स आमतौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं जिसकी बेसिस पे हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि ट्रेडिशनली हम इन
फैक्ट्री और सेल्स ओवरहेड्स को किसकी बेसिस पे कर रहे थे भाई, लेबर और सेल्स वॉल्यूम की बेसिस पे। यानी कि हम ओवरहेड्स के चैप्टर से अगर इसका फ्लैशबैक्स लें तो आपको याद होगा कि ओवरहेड्स के चैप्टर में कौन कौन से 5-6 एक्टिविटी लेवल्स होते हैं, इससे अलावा इसके 5-6 एक्टिविटी लेवल्स होते हैं जो और सारे के सारे वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स ही होते हैं, जैसे लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट होता है, बाज़ औक़ात प्राइम कॉस्ट होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, और इसके अलावा यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमने 5-6 एक्टिविटी बेसिस पढ़ी होती हैं ओवरहेड्स के चैप्टर में, इनको वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स कहते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि यार आपके जो सारे ओवरहेड्स हैं ना, आप इसको जितने कॉस्ट पूल्स या कॉस्ट बकेट्स में तोड़ सकते हैं उनको तोड़ें, और फिर हर कॉस्ट पूल का अलहदा कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर या आप OAR कह सकते हैं वो कैलकुलेट करें, और उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट कि हर प्रोडक्ट वो एक्टिविटी कितनी कितनी इस्तेमाल करता है ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब कर दें। तो कहानी वही है, हम वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स की बजाय आप स्पेसिफिक एक्टिविटी ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करोगे हर कॉस्ट पूल के। तो जब हम ABC पढ़ भी रहे होते हैं तो वहां भी आपको बताया जाता है कि कुछ पॉपुलर कॉस्ट पूल्स हैं, कॉस्ट बकेट्स हैं कि भाई उनकी ये एक्टिविटी बेसिस है। जैसे मैं बता रहा होता हूँ कि भाई अगर सेटअप कॉस्ट आ जाती है तो उसके नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ बैचेस एक एक्टिविटी ड्राइवर होता है। और वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि ऐसा मुमकिन है कि एक बैच के दौरान एक से ज़्यादा दफ़ा मशीन को सेटअप किया जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सवाल में नंबर ऑफ सेटअप्स की डिटेल ही ना हो, सिर्फ वो बैच साइज दे दे। तो वहाँ पे आप अगर नंबर ऑफ बैचेस निकाल लेंगे तो हम उसको नंबर ऑफ सेटअप्स के इक्वल मान लेते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि एक बैच के अंदर एक ही दफ़ा मशीन को हमने सेटअप किया है। तो इसके अलावा और भी मैंने कॉस्ट पूल्स बताए होते हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन कंट्रोल का एक कॉस्ट पूल होता है, तो उसके लिए नॉर्मली जो एक्टिविटी ड्राइवर्स है वो मशीन आवर्स होता है। इसी तरह से जो क्वालिटी इंस्पेक्शन का एक कॉस्ट पूल या कॉस्ट बकेट है, काफ़ी पॉपुलर है, उसके लिए एक्टिविटी ड्राइवर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स होते हैं। इसी तरह से परचेज ऑर्डर से रिलेटेड कॉस्ट है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेस पे, सेल ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट के जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स की बेस पे होता है। इसी तरह से मटेरियल्स को हैंडल करने की कॉस्ट है तो नंबर ऑफ मटेरियल एक्विजिशंस की बेस पे होता है। वी डिस्कस ऑल दीज एक्टिविटी बेसिस व्हाइल वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट आई ऑलवेज से कि फिर भी सवाल में रहते हुए ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसा खर्चा हो जो कि हमें गिवन सिचुएशन में तमाम बेसिस में से कोई रीजनेबल बेसिस आइडेंटिफाई करनी हो जो कि हमने नॉर्मली नहीं देखी होती। तो हमें अपना माइंड जो है वो ओपन रखना होता है कि भाई सवाल में बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि कोई ऐसा कॉस्ट पूल आ जाए, कोई ऐसा कॉस्ट बकेट आ जाए जो हमने नॉर्मली नहीं सुना होता या रूटीन से थोड़ा हट के होता है। तो हमें फिर गिवन सिचुएशन में ही रहते हुए जो गिवन बेसिस में से सबसे सूटेबल बेस लग रही होती है हमें वो चुनना होता है। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे भी शायद हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, एक दो ऐसे कॉस्ट पूल्स में भी हों जो कि आपने शायद पहले ना देखे हो, तो आपने गिवन सिचुएशन में से इसको सोच के ध्यान से और फिर रेलेवेंट बेस का इंतखाब करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं समराइज करूँ तो ये जो आपका सेकंड ग्रेड है जिसको मैं ये अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसमें सेल प्राइस पर यूनिट के अलावा बाकी सारी एक्टिविटी ड्राइवर्स हैं, और ये जो नीचे ओवरहेड्स हैं ये देखें दो ही ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स और सेल्स ओवरहेड्स, उसकी उसने डिटेलिंग दे दी है। सो टेक्निकली उसने जो कॉस्ट बकेट्स या कॉस्ट पूल्स हैं उसने खुद आपको बना के दे दी है, लेकिन एक्टिविटी ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करना ये आपका काम है। ठीक है सर, तो यही मेन इसमें काम है, बाकी हमने सिर्फ प्रॉफिट और लॉस जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है प्रोडक्ट वाइज, दैट्स इट। तो सर जो करंट सिचुएशन है उसमें तो कैलकुलेशन है ही कुछ नहीं, ये देखें ना सर, जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बिक भी रहे हैं, इसी तरह से ये सेल प्राइस मेरे पास अवेलेबल हो गई, ठीक है ना सर, और ये जो उसने सारी की सारी कॉस्ट की हमें डिटेल दी हुई है, ये सारी की सारी एग्जिस्टिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए कॉस्ट हैं, ये तो बनी बनाई है। इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में रहते हुए प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो काम ही कुछ नहीं है। 2 नंबर मेरे ख्याल है इसके होंगे, और ये 2 नंबर तो आप फौरन सिक्योर कर सकते हैं, ये तो कह लें बनी बनाई चीज़ है। तो मेन काम क्या होगा, ABC इंप्लीमेंट करने के बाद प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना। हमें जहाँ तक मटेरियल और लेबर का ताल्लुक है इसमें कोई वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। क्यों वर्किंग की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि बेटा ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फीचर ही ये होता है, ये डायरेक्टली ट्रेसेबल होते हैं प्रोडक्ट लेवल पे, तो हमें कुछ इसके लिए एब्जॉर्प्शन के स्टेप्स नहीं लेने पड़ते। तो चाहे ABC के बगैर काम हो या ABC के साथ हो, मटेरियल और लेबर का इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ फ़र्क किस पे आएगा? ओवरहेड्स पे। पहले ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो रहे थे वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स पे, अब होंगे ABC की बेसिस पे, जिसकी वजह से ये जो हमें वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ये इस तरह से एब्जॉर्ब नहीं होंगी, ये डिफरेंट रेशियो में एब्जॉर्ब होंगी। टोटल वैल्यूज़ वही रहेंगी, 184 फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेल्स ओवरहेड्स 144। तो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद
कंप्यूटिंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ABC यानी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में। तो अगेन ये मैंने एक्सेल शीट आपके सामने खोल दी है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। सो लेट्स गिव अ हेडिंग ऑफ कंप्यूटिंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर ABC। ठीक है सर, इसकी बेशक आप हेडिंग दे लें। जी सर, हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट जे, प्रोडक्ट के और प्रोडक्ट एल। जनाब, तो सेल रेवेन्यू हमें कैलकुलेट करना है, कॉस्ट वैसे ही मिलियंस में हमें गिवन है। तो मैं यूँ करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ यूनिट्स एंड लेट मी कॉल इट ए, और उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं सर सेल प्राइस, ज़ाहिर है वो रुपीज़ में होगा, एंड लेट्स कॉल इट बी। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा सर सेल रेवेन्यू। ठीक है सर, और इसके बाद से ज़ाहिर है डाटा सारा का सारा रुपीज़ इन मिलियन में होगा, क्योंकि उसने यहाँ सवाल में भी रुपीज़ इन मिलियन में डाटा दिया हुआ है। तो मैं भी यहाँ से इसके बाद रुपीज़ इन मिलियन में ये डाटा ले जाऊँगा। तो मैं बल्कि यहाँ लिख भी देता हूँ रुपीज़ इन मिलियन। यहाँ पे मैं एक कलर शेड दे रहा हूँ, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सेल रेवेन्यू है ये कैसे निकलेगा, ए इंटू बी, उसके बाद सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे, लेस टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट में सारी शामिल है सर, आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी, जो कि एक ही है और वो है सेल्स ओवरहेड्स। तो इसके नतीजे में मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा जी, नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, तो नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस। सर आए ज़रा डाटा पुट करना शुरू करते हैं, मैंने स्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर लिया। जी सर, यूनिट्स कितने हैं, 50 40 30, 50,000 40,000 एंड 30,000। सेल प्राइसेस क्या क्या है सर हमारे पास, 10,000 12,000 and 14,000। So now by multiplying units and sale price I will be able to calculate sale revenue। तो सर मैं करूँगा मल्टीप्लाई 50,000 इंटू 10,000, लेकिन डिवाइड कर देता हूँ मिलियन के साथ, क्योंकि डाटा मैंने मिलियंस में लेना है। ठीक है सर, तो इसी तरह से मैं प्रोडक्ट के की वर्किंग भी करूँगा, 40,000 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन, सो इट गेव मी अ वैल्यू ऑफ 480। लाइकवाइज यही फार्मूला कॉपी पेस्ट किया है फॉर प्रोडक्ट एल, 30,000 इंटू 14,000। तो इससे मेरे पास 420 मिलियन की सेल रेवेन्यू की वैल्यू आ गई है। ले सर, अब टोटल कॉस्ट मैंने माइनस करनी है। इंटरेस्टिंगली मुझे यहाँ पे उसने ये सारे खर्चे ऐड करके खुद दिए हुए हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, 290 फॉर प्रोडक्ट जे, 352 फॉर के एंड एल के लिए 351। सर कॉपी पेस्ट करनी है, वैल्यूज़ कुछ भी नहीं है, 290 अगले की वैल्यू 352, प्रोडक्ट एल की वैल्यू टोटल कॉस्ट की 351। तो सर रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, द नेट प्रॉफिट इज 210 फॉर प्रोडक्ट जे, 128 फॉर प्रोडक्ट के एंड 69 फॉर प्रोडक्ट एल। तो सर इसका तो कोई काम ही नहीं था, ये तो कह लें कि बिल्कुल ही बिगिनर लेवल की एक कोई चीज़ होती है तो ये वो थी, ये तो मुफ्त के नंबर थे। तो ये तो हो गया सर हमसे। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर ABC। क्या ख्याल है सर, वही हेडिंग विद जस्ट द चेंज ऑफ आफ्टर ABC। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अब मुझे चेंज करना होगा, चूँकि मैं ये एक्सेल बेस्ड काम कर रहा हूँ तो मैं इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर मैं कॉपी करके सर नीचे लेके जा रहा हूँ, ये देखें। जहाँ तक तो रेवेन्यू का ताल्लुक है, रेवेन्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा, मटेरियल की कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेबर में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ फ़र्क किस में आना है सर, फ़र्क सिर्फ आपके ओवरहेड्स के ऊपर आना है। वो मुझे हर कॉस्ट पूल की अलग से ओवरहेड अब्जॉर्प्शन अब करनी होगी। तो यूँ करते हैं कि सेल रेवेन्यू को मैं इसी तरह रहने देता हूँ, ठीक है जी, और ऊपर की वर्किंग दिखाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, वो मैंने पहले ही वर्कआउट किया हुआ है। सेल रेवेन्यू से शुरू कर रहा हूँ और टोटल कॉस्ट को मैं ज़रा अब तोड़ लूँगा, यानी कि आई विल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल, ठीक हो गया, उसके बाद लेबर, उसके बाद लेस किसको करेंगे सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स को, और उसके बाद सेल्स ओवरहेड्स को। और जाहिर है इसके लिए मुझे कुछ वर्किंग परफॉर्म करनी होगी और वहाँ से वैल्यूज़ फैच करके ला के तो यहाँ पे मुझे प्लेस करनी होगी। ठीक है सर, तो वो सर हम वर्किंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा ये मटेरियल और लेबर की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं ज़रा पेस्ट कर देता हूँ। क्या वैल्यूज़ हैं सर मटेरियल और लेबर की, आइए देखते हैं। ये देखें 100, 200 और 250, 100, 200 और 250। उसके बाद लेबर 50, 40 एंड 25।
और अब फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सेल्स ओवरहेड्स। तो इसकी वर्किंग हम परफॉर्म करते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की। हम क्या करेंगे, टोटल ओवरहेड्स की बाइफरकेशन देंगे उन तमाम कॉस्ट पूल्स में जो कि उसने यहाँ पे देखें बेटा आपको दी हुई है, ये देखें, ठीक हो गया। हर एक के अगेंस्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे एक्टिविटी ड्राइवर्स क्या हैं, फिर हर एक कॉस्ट पूल का कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर यानी OAR कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे तीनों प्रोडक्ट्स में उनको एब्जॉर्ब करवा देंगे। और जिस रीजनेबल बेसिस ये एक्टिविटी ड्राइवर की मुझे कैलकुलेशन करनी हुई, जैसे ये देखें ना, उसने मुझे बैच साइज दिया हुआ है, मुझे नंबर ऑफ बैचेस चाहिए इफ आई हैव टू एब्जॉर्ब सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट की जो रेलेवेंट एक्टिविटी ड्राइवर है वो नंबर ऑफ बैचेस होता है, ठीक है, ठीक है, अभी मैंने जिक्र भी किया। तो मुझे नंबर ऑफ बैचेस चाहिए, तो बैच साइज है मेरे पास, मुझे नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करने हैं। तो अगर कोई रीजनेबल बेसिस की कैलकुलेशन करनी होगी वो हम उसके बाद एक और वर्किंग परफॉर्म कर लेंगे। तो दो वर्किंग्स ही हैं जो कि मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी करता हूं। तो आए जी वो दो वर्किंग्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं वर्किंग नंबर 1 जिसको मैं कहता हूं जी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, उसकी हेडिंग देता हूं और उसका एक स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लेता हूं। तो सर स्ट्रक्चर ये है जी, ओवरहेड्स लिखेंगे, उसके बाद हम मेंशन करेंगे सर एक्टिविटी ड्राइवर, उसके बाद कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर, उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ दैट ओवरहेड्स, और वो रुपीज़ इन मिलियन में होगा डेफिनेटली, और उसके बाद उसकी बाइफिकेशन इनटू दीज 3 प्रोडक्ट्स जो कि प्रोडक्ट J, K और L है। मैं थोड़ा सा ज़रा इसको एडजस्ट कर दूं और ज़रा इसको बेहतर अंदाज में फॉर्मेट कर दूं। अगेन जिन फॉर्मेटिंग रूल्स को मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ बेटा ये एक्सेल के लिए है, ठीक है, यानी कि ये जो जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ सवाल को हल करने के लिए, ज़ाहिर है आपको वहाँ पे तो बस हेडिंग्स देनी है और लाइंस खींचनी है, आपने यही काम करना है। बल्कि रुपीज़ इन मिलियन टोटल के लिए ना यहाँ एलिमिनेट कर देता हूँ, वो एज अ होल हम नीचे बना लेंगे कि भाई ये सब का सब डाटा जो है वो रुपीज़ इन मिलियन में है, इस तरह से रुपीज़ इन मिलियन, ठीक है सर। और अब मैं ज़रा ऊपर वाला जो टेबल है उसको सीधा करता हूँ। ले सर ओवरहेड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, आए जी यहाँ से मैं देखना शुरू करता हूँ और हमें अंदाज़ा हो जाएगा। सर मेन ओवरहेड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने तो यहाँ पे हर कॉस्ट पूल की बात करनी है, तो मैं सीधा इन्हीं की बात करता हूँ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन्स सबसे पहले ये है, यहाँ पे लिखते हैं सर, ये पहला ओवरहेड है, एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। फिर सेटअप कॉस्ट है सर सेटअप कॉस्ट आ गई। उसके बाद फ्यूल एंड पावर है, उसके बाद अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, उसके बाद सेल्स ओवरहेड शुरू हो जाएंगे। उसका सबसे पहला ओवरहेड है जी सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, द नेक्स्ट वन इज डिलीवरी एक्सपेंसेस, उसके बाद है कमीशन ऑन सेल्स और उसके बाद है अदर फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड्स, दैट्स इट, ठीक है सर। ये मेरे पास सारे के सारे ओवरहेड्स आ गए हैं जिसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे हर एक के लिए कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर फाइंड करना है और हर इस ओवरहेड को अलग अलग एब्जॉर्ब करना होगा मुझे, ठीक है सर। तो ये मेरे पास आ गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम ये परफॉर्म करते हैं कि हम हर एक का एक्टिविटी ड्राइवर फाइंड आउट कर लेते हैं। जी सर सबसे पहले रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, ऑफ मशीन्स, क्योंकि ये चीज़ अपने मुंह से बता रही है ये किसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है, मशीन्स की। हम ओवरहेड्स के चैप्टर में भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब मशीन से रेलेवेंट कोई खर्चा होता है इट्स वेरी कॉमन कि वहाँ पे मशीन ऑर्स को बेस के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो सर यहाँ पे उसने देखें इस बेस को भी दिया हुआ है मशीन ऑर्स पर यूनिट, तो मुझे मशीन ऑर्स कैलकुलेट करने होंगे। तो देखें इसके लिए वर्किंग नंबर 2 बनानी होगी जिसमें रीजनेबल बेसिस को कैलकुलेट किया जाता है। बहरहाल अभी मैं सिर्फ बेसिस आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। सो इसकी बेस क्या होगी सर, मशीन ऑर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको मैं बड़ा कह लें कि एक इंटरेस्टिंग सा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव दे रहा हूँ, आप इसको बड़े इजीली रेप्लिकेट कर सकते हो फॉर ऑल क्वेश्चंस ऑफ ABC। जी सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट के लिए बेस सर यहाँ पे क्या होगी, नंबर ऑफ बैचेस, मेरी इस पे शुरू में डिस्कशन भी हुई है। जी सर नंबर ऑफ बैचेस। उसके बाद फ्यूल एंड पावर, सर फ्यूल एंड पावर का ओवरहेड्स के चैप्टर में याद करें
हम जब एक्टिविटी बेसिस आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो फ्यूल एंड पावर के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे बेहतर बेस तो ये होती है कि क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर कितनी यूज की गई है हर प्रोडक्ट की तरफ से, तो वो बेस होती है। अगर वो ना हो तो सर मशीन ऑर्स आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन टू यू गाइस इन द चैप्टर ऑफ ओवरहेड्स। तो सर यहाँ पे वो तो अवेलेबल नहीं है कि फ्यूल एंड पावर की कंजम्पशन कितनी है, मशीन ऑर्स अवेलेबल है सर, उसी को हम बेस यूज करेंगे फॉर फ्यूल एंड पावर। और जहां तक अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का ताल्लुक है वो नीचे उसने वैसे ही मेंशन किया हुआ है कि ये जो अदर्स हैं ये सारे के सारे मशीन ऑर्स की बेस पे एब्जॉर्ब होंगे। तो आए सर इसको भी मशीन ऑर्स, तो आए सर इसका भी एक्टिविटी ड्राइवर्स मशीन ऑर्स लिख देते हैं। इसी तरह से जो अदर फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड्स हैं उसके लिए भी मशीन ऑर्स है, ठीक है, उसने बताया हुआ नीचे। तो सर अब चलते हैं सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट। बड़ा क्लियर है कि सेल ऑर्डर्स हैं उसके लिए उसने देखे स्पेसिफिकली यहाँ बताया हुआ है कि एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर कितनी है, यानी कि जब भी मैं एक सेल ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो उसके अंदर कितना एवरेज सेल रेवेन्यू मैं अर्न कर रहा होता हूँ। तो सर मजे की बात यह है कि हर प्रोडक्ट का आपके पास सेल रेवेन्यू, टोटल सेल रेवेन्यू भी है और सेल रेवेन्यू पर ऑर्डर भी है। तो यहाँ से हम इजिली नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। दैट विल बी अ रेलेवेंट एक्टिविटी ड्राइवर फॉर सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट। तो सर यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स, ठीक है सर। जी सर डिलीवरी एक्सपेंसेस, जैसे ये यहाँ पे देखें आगे एक्सप्लेन भी कर रहा है, यूनिट्स ऑफ सेम साइज एंड वेट, यानी कि जो हम डिलीवरी कर रहे हैं यूनिट्स की उन सब यूनिट्स का सेम साइज और वेट है। तो सर ये बड़ी सिंपल सी बात है, डिलीवरी विल बी डिपेंडेंट ऑन कि कितने यूनिट्स डिलीवर कर रहे हैं। द मोर यूनिट्स यू डिलीवर द मोर विल बी द डिलीवरी एक्सपेंसेस। कम होंगे यूनिट्स टू बी डिलीवर्ड तो कम एक्सपेंसेस होंगे। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं कि मैं कितने बना के बेच रहा हूँ। तो सर यूनिट्स विल बी द बेस, कह सकते हैं यूनिट्स सोल्ड, इट इज द बेस फॉर दैट। और सर फिर कमीशन ऑन सेल्स, हमें मालूम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज से कि कमीशन एक ऐसी चीज़ है जो कि सेल्स पे डिपेंडेंट होती है। अगर हम कमीशन पर यूनिट की बात करें तो वो सेल प्राइस पर यूनिट पे डिपेंडेंट वहां से डिराइव होता है। अगर कमीशन इन टोटलिटी है, टोटल रुपीस की शक्ल में है, तो वो सेल रेवेन्यू पे डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही है ना, उस पे ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई करके कमीशन की, तो हम कमीशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो सर इसकी बेस क्या होगी, सेल्स वैल्यू, क्योंकि हम कमीशन इन टोटलिटी की बात कर रहे हैं। तो सर ये हमारे पास सारे के सारे एक्टिविटी ड्राइवर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर, जिसमें हमने क्या करना है, उस टोटल कॉस्ट को पकड़ना है और टोटल एक्टिविटी ड्राइवर से डिवाइड करके एक कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर फाइंड आउट करना है। तो इसको सर हम OAR भी बोलते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो सर पहले तो हम ओवरहेड्स टोटल लिख लेते हैं यहाँ पे जो उसने सवाल में दिए हुए हैं। ये देखो, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल कितना खर्चा है, ये देखें यहाँ से देखिएगा 27 मिलियन, 24 मिलियन एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ 27, 24, उसके बाद 99 और 34, 99 और 34। उसके बाद सर सेल्स ओवरहेड्स आ जाएंगे, वो कितने हैं, 654, 654, उसके बाद 70 और 14। ठीक है सर, ये हमारे पास सारे ओवरहेड्स प्लेस हो गए हैं। तो अब हम सर यूं करते हैं कि जिस जिस का रीजनेबल बेस मुझे कैलकुलेट करना है उसके लिए एक वर्किंग परफॉर्म हम कर लेते हैं। उसको मैं बोल देता हूं सर वर्किंग नंबर 2। मैं इसको बोलता हूं कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल बेसिस। फॉर इंस्टेंस सर मशीन ऑर्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ बैचेस मुझे कैलकुलेट करने हैं, जहाँ जहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी मैं कैलकुलेशन सर परफॉर्म कर लूँगा। उसके लिए मैं ये करता हूँ कि ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से मैं इनको करता हूँ कॉपी, इधर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आगे मैं एक कॉलम बना लेता हूँ सर टोटल का। जी सर, तो सबसे पहले जो बेस है मुझे वो मशीन ऑर्स की चाहिए। तो मशीन ऑर्स डिपेंडेंट हैं यूनिट्स और मशीन ऑर्स पर यूनिट के ऊपर। यहाँ मैं लिखता हूँ यूनिट्स, यहाँ लिखता हूँ मशीन ऑर्स पर यूनिट, ठीक है सर। तो बेशक इसको एक एक सिंबल भी अलॉट कर देते हैं। यूनिट्स को मैं बोल देता हूँ C, इसको बोल देते हैं मशीन ऑर्स पर यूनिट को D। तो मशीन ऑर्स टोटल जो मैंने निकालने हैं वो कैसे निकलेगा सर, C इंटू D, एग्रीड। यहाँ से मेरे पास इंडिविजुअल मशीन ऑर्स भी निकलेंगे टोटल, और उसके बाद जो टोटल मशीन ऑर्स हैं फाइनल वो भी कैलकुलेट हो जाएंगे। सर यूनिट्स कितने हैं अभी मैं यूज़ कर भी चुका हूँ कुछ देर पहले, 50, 40 और 30, 50, 40 और 30,000, ठीक हो गया सर।
उसके बाद मशीन आवर्स पर यूनिट कॉपी पेस्ट करने हैं, क्या है सर 0.18, 0.3 और 0.5, 0.18, 0.3 और 0.5। ठीक हो गया सर। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स को मशीन आवर्स पर यूनिट के साथ। 50,000 इंटू 0.18, 40,000 into 0.3, 30,000 into 0.5. So if you add all of these, you will get the total machine hours of how much? 36,000. ठीक है सर, ये मशीन आवर्स मेरे पास आ गया। ये एज एन एक्टिविटी ड्राइवर काफ़ी कॉस्ट पूल्स के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, यूनिट्स और बैच साइज। यानी बैच साइज क्या है? यूनिट्स पर बैच। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर बैच साइज। ठीक है सर, इसको मैं बोल देता हूँ ई फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो बैच साइज यहाँ से देख लेते हैं कितने हैं, 2500, 1000, 1000 और 1500। और यहाँ से मेरी स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन हो जाएगी किसकी? नंबर ऑफ बैचेस की। ठीक है सर, और ये कैसे कैलकुलेट होगी सर? बैच साइज मेरे पास ई ऊपर आ गया और यूनिट्स भी मेरे पास आ गई। ये देखिए, यूनिट्स ओवर बैच साइज करूँगा जब, यानी सी को मैं ई से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? मेरे पास नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। सो 50,000 ओवर 2500, ये मेरे पास 20 बैचेस आ गए। इसी तरह से 40,000 ओवर 1000, 40 बैचेस आ गए। इसी तरह से 30,000 ओवर 1500, इससे 20 बैचेस मेरे पास आ गए। और टोटल बैचेस कितने बन गए हमारे पास सर? 80 बैचेस बन गए। तो यही दो बेसिस हैं, इसके अलावा तो मेरा ख्याल है मेरे पास बेसिस ऐसा कोई नहीं है। हाँ, एक सेल वैल्यू भी है, वो मैंने ऊपर पहले ही कैलकुलेट की हुई है। ये देखें ना, सेल रेवेन्यू है। यहीं पे रफली मैं एक कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि जी सेल वैल्यू का टोटल क्या है। दैट इज़ 1400, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी एक एक्टिविटी ड्राइवर है फॉर कमीशन। तो आए जी, बढ़ते हैं अब अपने वर्किंग वन पे और हर एक कॉस्ट पूल का कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर कैलकुलेट करते हैं, ताकि उसके बाद फिर इस कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर को हम OAR कहेंगे और इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट कि हर कॉस्ट पूल की एक्टिविटी, हर प्रोडक्ट कितनी इस्तेमाल कर रहा है, ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हो जाएंगे। सर लेट्स स्टार्ट विद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। सर यहाँ पे एक्टिविटी ड्राइवर मशीन आवर्स है, तो कैसे कैलकुलेट होगा सर? ये देखें, मैंने इसलिए एक एक लाइन छोड़ी कि ताकि मैं हर एक कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर के लिए एग्जामिनर को वर्किंग दिखा सकूं। सर ₹27 मिलियन ओवर टोटल मशीन आवर्स कितने हैं? वर्किंग 2 से देखते हैं। टोटल मशीन आवर्स हैं सर हमारे पास 36,000। तो यहाँ पे लिखता हूँ सर 36,000, आगे रेफरेंस दे दें उसको वर्किंग नंबर 2 का। ठीक है सर, तो अभी मैं ये करता हूँ कि इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ मैं रिड्यूस कर देता हूँ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ना एक कलर कोड दे रहा हूँ जो कि वर्किंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपको अगेन एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं तो चूँकि एक्सेल का सहारा ले रहा हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। आपने ये काम नहीं करना, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द प्रेजेंटेशन बेटर फॉर यू, और आप यूनिकली देख सकें कि वर्किंग कहाँ पे है और मेन वैल्यूज़ कहाँ है। मैं इसलिए इसको अलग-अलग एक शेड दे रहा हूँ। तो मैंने जो वर्किंग्स करनी होगी, मैं वो ये जो पिंक शेडेड आपके सेल्स हैं, मैं यहाँ पे वर्किंग स्पेस कर रहा हूँ। और ये जो ऊपर आपको रो नज़र आ रही है, ये जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं मेन वैल्यूज़ प्लेस करता चला जाऊँगा। तो सर आए OAR कैलकुलेट करते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। सर 27 मिलियन ओवर 36,000। ठीक हो गया सर, ये कैलकुलेट हो गया। अब इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट कि हर प्रोडक्ट कितने मशीन और इस्तेमाल करेगा, सर मैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे को एब्जॉर्ब कर दूंगा हर प्रोडक्ट में। अब ये देखें, नीचे जाके देखते हैं 750 तो OAR आ गया। अब हर प्रोडक्ट कितने मशीन और इस्तेमाल कर रहा है, ये देखें 9,000, 12,000 और 15,000। आए जी, ये देखें कैसे मैं लिखूंगा। ये 750 इज़ द OAR और एक्टिविटी लेवल जो कि मशीन आवर्स है कितना है? 9,000 प्रोडक्ट जे के लिए, 12,000 और 15,000। तो ये मैंने वर्किंग दिखा दी एग्जामिनर को। अब मैं वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ और डाटा मुझे चाहिए सर मिलियंस में। तो 750 इंटू 9,000 ओवर 1 मिलियन। लाइकवाइज फॉर द नेक्स्ट वन 750 इंटू 12,000 ओवर 1 मिलियन। फॉर द नेक्स्ट वन 750 इंटू 15,000 ओवर 1 मिलियन। सर मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मेंटेनेंस और रिपेयर्स के खर्चे एब्जॉर्ब हो चुके हैं तीनों प्रोडक्ट्स में। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम चलते हैं सेटअप कॉस्ट के ऊपर, और वो किस पे डिपेंडेंट है? उसके एक्टिविटी ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ बैचेस। जी सर, कैसे लिखूंगा?
ये देखिए ₹24 मिलियन ओवर नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं टोटल, आए ज़रा नीचे से देखते हैं। 80 बैचेस हैं सर टोटल, तो डिवाइड करेंगे 80 से, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट OAR। ठीक है सर, तो ये मेरे पास आ गया। आए जी कैलकुलेट करते हैं, 24 मिलियन ओवर 80, सो द OAR और कॉस्ट पर एक्टिविटी ड्राइवर इज 3 लाख। ठीक हो गया। अब एब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं सर। ये देखें क्या है मेरा OAR, 3 लाख इनटू, अब अकॉर्डिंग टू द फैक्ट कि हर प्रोडक्ट कितने बैचेस इस्तेमाल कर रहा है, हम एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं 20, 40, 20। ठीक है सर, 20, 40 और 20। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 लाख इंटू 20 ओवर 1 मिलियन, 3 लाख इंटू 40 ओवर 1 मिलियन, 3 लाख इंटू 20 ओवर 1 मिलियन। तो इसी तरह सेटअप कॉस्ट का खर्चा भी एब्जॉर्ब हो गया तीनों में। ये आप इसको वेरीफाई भी कर लिया करो। ये देखें, ये जो आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब वैल्यूज़, इनका टोटल किया करें। ये देखें जैसे 6.75, 9 और 11.25 है, तो इनका टोटल 27 बन रहा है। इसी तरह से 6, 12 और 6, इसका टोटल 24 बन रहा है। सो सिर्फ ये कह लें मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए आप भी इसका चेक परफॉर्म कर लिया करें एहतियातन। अच्छा होता है कि मैं एरर तो नहीं कर रहा कोई किसी किस्म का। चलें, लेट्स मूव फर्दर, फ्यूल एंड पावर पे चलते हैं सर। इसका भी इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। OAR ₹99 मिलियन ओवर कितने मशीन आवर्स हैं, अभी देखें ऊपर यूज़ भी किया है 36,000। ठीक है सर, लेट्स कैलकुलेट द OAR, 99 मिलियन ओवर 36,000, ये मेरे पास आ गया 2750। अब इसकी एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं सर। 2750 इज़ द OAR, और कितने कितने मशीन और इस्तेमाल हो रहे हैं सर, वो देखें ऊपर मैंने यूज़ किया हुआ है। ये देखें 9,000, 12,000, 15,000, तो 9,000, 12,000 और 15,000। ठीक हो गया। लेट्स कैलकुलेट 2750 इंटू 9,000 ओवर 1 मिलियन। लाइकवाइज 2750 इंटू 12,000 ओवर 1 मिलियन, और 2750 इंटू 15,000 ओवर 1 मिलियन। सिंपल OARs की कैलकुलेशन और एब्जॉर्प्शन इनटू द प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला तो पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक ही है। OAR को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे जो जो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल्स हैं उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन होती चली जा रही है। नहीं जी, इसी तरह से अदर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स पे आते हैं। इसकी भी यही कहानी है सर। 34 मिलियन की फिगर है और 36,000 से डिवाइड होगी, OAR आ जाएगा। ठीक है ना सर, तो क्या वैल्यू बनेगी जी, 34 मिलियन ओवर 36,000। तो ये वैल्यू आपकी बन रही है OAR की सर 944.44। आए जी अब इसकी एब्जॉर्प्शन करते हैं। 944.44, अगेन मशीन आवर्स इज द बेस, तो उसी तरह से 9,000, 12,000 और 15,000 से ये OAR मल्टीप्लाई होगा। 9,000, 12,000 और 15,000। डन सर। चलें जी कैलकुलेट करते हैं। 944.44 इंटू 9,000 ओवर 1 मिलियन। इसी तरह से फॉर प्रोडक्ट के 9,000 की जगह 12,000, और प्रोडक्ट एल में 15,000। वही मशीन और हैं सर, कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ तक हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में। अगर हम चाहें तो यहीं पे ही इसका टोटल भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली मैं बल्कि यही करता हूँ, यहाँ पे एक रो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास देखें ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं इनके जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। और इसी तरह से नीचे भी हम एक ना लाइन आइटम ऐड कर देते हैं सेल ओवरहेड्स के लिए। तीनों प्रोडक्ट्स के लिए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से सर, प्रोडक्ट जे के लिए 6.75 प्लस 6 प्लस 24.75 प्लस 8.5, ये हो गया सर 46 मिलियन। इसी तरह से हम जब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट के लिए, तो 9 मिलियन प्लस 12 मिलियन प्लस 33 प्लस 11.33, इट मेक्स 65.33, एंड फॉर प्रोडक्ट एल 72.67। ये हम ऊपर प्लेस कर देते हैं सर। ये देखें जी, 46, 65.33 और 72.67।
लें जी, अब हमारा रह गया है सिर्फ सेल्स ओवरहेड्स। आए जी, बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम जो सेल्स ओवरहेड्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रोडक्ट्स में। जी सर, सबसे पहले है जी सेल्स का ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट। लें जी, अब आते हैं सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट। ये है जी नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स की बेस पे। यस आई थिंक सो, हमने सेल ऑर्डर्स भी कैलकुलेट करने हैं, वो हमसे स्किप हो गए हैं, तो हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं सर। वो क्या मसला है, सेल रेवेन्यू को हर प्रोडक्ट के डिवाइड करेंगे सर हम सेल रेवेन्यू पर सेल्स ऑर्डर से, यानी एवरेज सेल रेवेन्यू पर सेल ऑर्डर ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो वैल्यूज लिख लेते हैं, एक तो सेल रेवेन्यू, वैसे ये ऊपर कैलकुलेट हुई हुई है सेल रेवेन्यू, और एक जो यहाँ पे उसने दिया हुआ है एवरेज अमाउंट ऑफ सेल ऑर्डर। ये दो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको मैं बोलता हूँ कि सर ये है जी हमारा एफ, तो सर लिख लेते हैं आगे रुपीज़ इन मिलियन, और यहाँ पे भी चले पहले लिख लेते हैं रुपीज़ इन मिलियन। ठीक है सर, चलें जी डाटा पुट करते हैं। हमारा जो सेल रेवेन्यू है ऊपर कैलकुलेट हुआ है, कितना सेल रेवेन्यू है जी 500, 480 और 420। चलें जी नीचे प्लेस करते हैं, और जो अमाउंट ऑफ सेल ऑर्डर है वो कितना है वो यहाँ से देख लेते हैं, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। तो आए सर डिवाइड करते हैं, 500 को 5 से 100 सेल ऑर्डर निकला है, 480 को 6 से 80 सेल ऑर्डर निकला है, और 420 को 7 से 60 सेल ऑर्डर निकला है। और टोटल सेल्स ऑर्डर कितने हैं सर, टोटल सेल ऑर्डर्स हैं 240। नहीं सर, नंबर ऑफ़ सेल ऑर्डर्स भी हमारे कैलकुलेट हो गए, जो कि ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, जो सेल ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो इसी एक्टिविटी ड्राइवर की बेस पे एब्जॉर्ब होगी प्रोडक्ट्स के अंदर। आए सर, टोटल सेल ऑर्डर है हमारे 240, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं OAR की, कैसे निकलेगी सर, आए देखते हैं। रुपीज़ 6 मिलियन, ऐसे ही है ना सर, 6 मिलियन ओवर सेल ऑर्डर्स कितने हैं टोटल, 240 आई थिंक सो, हाँ जी 240 हैं, और अगेन वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस है। आए जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक हो गया सर। आए जी कैलकुलेशन करते हैं अब एब्जॉर्प्शन की। तो सर किस तरह से होगा, 25,000, अभी हमारा OAR 25,000 हो गया ना, इनटू हर एक प्रोडक्ट के लिए सेल ऑर्डर्स क्या हैं हमें देखने होंगे यहाँ से, 100, 80 और 60। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के लिए 80 के साथ, और प्रोडक्ट L के लिए करेंगे 60 के साथ, 100, 80 एंड 60। तो आए सर एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, 25,000 इंटू 100 ओवर 1 मिलियन, क्योंकि डाटा हमारा सर मिलियंस में है। इसी तरह से फॉर द सेकंड वन 100 की जगह हम कर देंगे 80, फॉर द थर्ड प्रोडक्ट हम कर देंगे 60। ले सर, तो एब्जॉर्प्शन होगी हमारे पास 6 मिलियन की। अब हम चलते हैं डिलीवरी एक्सपेंसेस की तरफ। यहाँ पे मामला सिंपल है, यूनिट्स की बेस पे हम एब्जॉर्प्शन करेंगे। यूनिट्स का डाटा हमें सवाल में भी बड़ा स्ट्रेट अवे उसने सबसे ऊपर दे दिया है, इंडिविजुअल भी हैं और टोटल भी हैं। तो आए सर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, टोटल यूनिट्स कितने हैं, 1,20,000। तो लेट्स राइट द फॉर्मूला फॉर OAR फर्स्ट, रुपीज़ 54 मिलियन ओवर 1,20,000। ये कोई वर्किंग से हमारी वैल्यू नहीं आई, ये सवाल के अंदर ही उसने दिया हुआ था। आए जी कैलकुलेट करते हैं, 54 मिलियन ओवर 1,20,000। सर हमारा OAR कितना निकला आया, 450, और बेस क्या है सर, यूनिट्स, यानी कि क्या करना पड़ेगा, OAR कितना है 450 इंटू पहले प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने हैं सर 50,000। ठीक है सर, अगले प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने हैं सर 40,000, OAR तो 450 रहेगा, और थर्ड के क्या है सर 30,000। ठीक है, तो सर कैलकुलेट करते हैं, 450 इंटू 50,000 ओवर 1 मिलियन। फॉर द सेकंड प्रोडक्ट 50,000 की जगह 40,000 हो जाएगा, और फॉर द थर्ड प्रोडक्ट इट विल बी 30,000। तो सर अब एब्जॉर्प्शन हो गई है हमारे डिलीवरी एक्सपेंसेस की भी। ले सर अब हैं कमीशन ऑन सेल्स। सर सेल रेवेन्यू अभी हमने नीचे भी यूज़ किया है, सेल रेवेन्यू अगर हम टोटल देखें तो ये 1400 बनता है, मैंने ऊपर भी टोटल इसको किया था, ये देखें 1400 का सेल रेवेन्यू है, और कमीशन टोटल कितना है सर, कमीशन है हमारे पास 70 मिलियन का। तो ये सर सिंपल है, ये देखें रुपीज़ 70 मिलियन ओवर रुपीज़ 1400 मिलियन। तो सर ऊपर भी डाटा रुपीज़ में, नीचे भी रुपीज़ में, ऊपर भी मिलियन नीचे भी मिलियन, इससे स्ट्रेट रेशो या परसेंट
70 ओवर 1400, तो ये बनता है सर 5%। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे परसेंटेज ही अप्लाई करेंगे किसके ऊपर सर? जाहिर है हमारी एक्टिविटी लेवल यहाँ पे सेल रेवेन्यू है, तो सेल रेवेन्यू जिस जिस प्रोडक्ट का जितना जितना है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन होती चली जाएगी। मैं इस परसेंटेज को रेवेन्यू जो है उसके रुपीज इन मिलियन से ही मल्टीप्लाई करूंगा, जवाब सीधा सीधा मिलियन में आ जाएगा। तो आइए सर कैलकुलेट करते हैं। 0.05 इंटू 500, सेकेंड वन का है 0.05 इंटू 480 और थर्ड वन का है इंटू 420। ले सर, कमीशन ऑन सेल्स भी एब्जॉर्ब हो गया। अब हम फाइनली चलते हैं अदर फिक्स्ड सेल ओवरहेड्स की बेस पे, और सर इसकी बेस बड़ी सिंपल है, मशीन ऑर्स है। तो इट विल बी अगेन सिंपल, जैसे हमने ऊपर भी काफ़ी जगहों पे मशीन ऑर्स यूज़ किया है। तो सर कैसे कैलकुलेट होगा? रुपीज़ 14 मिलियन ओवर 36,000, इससे हमारे पास OAR आ जाएगा। ठीक है, 14 मिलियन ओवर 36,000, ठीक हो गया। OAR इंटू 9,000 ओवर 1 मिलियन, इसी तरह से OAR इंटू 12,000 ओवर 1 मिलियन, एंड फॉर द लास्ट वन OAR इंटू 15,000 ओवर 1 मिलियन। ले सर, सारे के सारे जो सेल्स ओवरहेड्स हैं वो भी प्रोडक्ट्स में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब हम इनकी टोटल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें, 2.5 प्लस 22.5 प्लस 25 प्लस 3.5, ये प्रोडक्ट जे की कैलकुलेशन हो गई। इसी तरह प्रोडक्ट के की कैलकुलेशन करते हैं सर। 2 मिलियन प्लस 18 प्लस 24 प्लस 4.67। फॉर द थर्ड प्रोडक्ट 1.5 प्लस 13.5 प्लस 21 प्लस 4.83। लें सर, हमारे सेल्स ओवरहेड्स भी कैलकुलेट हो गए सारे के सारे। आए जी इसको प्लेस करते हैं मेन स्ट्रक्चर में। 53.5 पहले का, 48.67 सेकंड का और 41.83 थर्ड का। लें सर, हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई है। तो नाउ वी कैन ईजीली मेक ऑल द रेलेवेंट नेसेसरी कैलकुलेशंस, जो कि हमारी प्रॉफिट की कैलकुलेशंस है। ऐसे ही है ना सर? आए जी, सेल रेवेन्यू में से तमाम खर्चे माइनस करें। तो अगर हम वैसे डिफरेंशियल निकालना चाहें कि कितना कितना फ़र्क है, तो सर ABC लगाने के बाद प्रोडक्ट जे जो है उसका कितना प्रॉफिट ज़्यादा है? 40.5। प्रोडक्ट के का कम है 2 मिलियन से, और प्रोडक्ट एल का भी कम है 38.5 मिलियन से। तो पता ये चल रहा है कि जब ABC नहीं लगाया गया था तो हमारा जो प्रोडक्ट जे का प्रॉफिट है वो अंडर स्टेट हुआ था। ABC लगा के पता चला कि सर इसका प्रॉफिट ज़्यादा बनता था। लाइकवाइज जो प्रोडक्ट के और एल हैं उनके प्रॉफिट्स ओवर स्टेट हुए थे। ABC लगाने के बाद पता चला कि सर हमें इसको रिड्यूस करना है। तो बहरहाल ये एनालिसिस उसने मांगा नहीं है, उसने सिर्फ आपको ये कहा है कि भाई मुझे प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज निकाल के दो, बिफोर ABC एंड आफ्टर ABC। ये मैंने वैसे एडिशनल वर्किंग आपके साथ की है, मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। तो सर दैट वाज द रिक्वायरमेंट, सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। इट वाज वन ऑफ द वेरी इजी एंड मार्क स्कोरिंग क्वेश्चंस ऑफ द पेपर। सो मैंने एक एक पॉइंट जो है इस सवाल के, उसके इन्स एंड आउट्स पे बात कर ली, डिटेल में इसको मैंने सॉल्व किया है शुरू से आखिर तक। तो प्लीज़ टेक योर टाइम और इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि मैं मज़ीद आगे बढ़ सकूं। मैं जो कॉलम्स हैं उनको एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलें पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं ना कॉलम्स थोड़े एडजस्ट करता हूँ। चलें, अब ये वर्किंग वन जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा जो कॉलम्स हैं इनको एडजस्ट करता हूँ। जी,